हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिल्कुल तरोताजा होकर आज हम अपने इस टॉपिक को, जो कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन अब चल रहा है ना, वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन को हल करना है ना भाई। चलिए देखिए, तो बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। ठीक है भाई, लघु बीजाणुधानी की संरचना, जिसको आप स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से आप इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है भाई, सुनिए, हालांकि मैं आपको कल बता चुका था कि हम सबसे पहले इस चैप्टर में एक फ्लावर के नर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक फ्लावर का जो नर पार्ट होता है, आप उसको पोमंग या एंड्रोसियम बोल के चलते हैं, जिसकी यूनिट पुंकेसर होती थी। ठीक है, तो पुंकेसर में हमने देखा कि 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, यानी कि परागकोश होता है। ठीक है, तो परागकोश की संरचना की यदि हम बात करें तो एक परागकोश में मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, कहने का मतलब है अधिकांश जो प्लांट होते हैं उनमें एक जो परागकोश होता है, एक जो एंथर होता है, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या 4 पोलन सैक पाए जाते हैं, परागपुट या परागकोष्ठ। ठीक है भाई, तो हम केवल एक लघु बीजाणुधानी की संरचना को यहां पर एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। ठीक है, सुनिए, मैं विद डायग्राम आपको समझाऊंगा इसको ना। सुनिए, पहले पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ये कहता है कि कोई भी माइक्रोस्पोरेंजियम हो, कोई लघु बीजाणुधानी हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लघु बीजाणुधानी कैसे शो होती हैं। देखिए यहां पर जरा आप ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मान के चलिए आप कि ये एक अनुप्रस्थ काट है परागकोश की, एक एंथर की। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एंथर जैसे मान लीजिए, देखिए एक बहुत अच्छा डायग्राम मैं आपके सामने यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। बिल्कुल इस प्रकार का एक एंथर होता है। ठीक है, सॉरी, ये एक स्टेमन है, ये एक प्रकार का पुंकेसर है। तो मैं आपको यहां से क्वेश्चन बता देता हूं जो नीट में पूछा जा चुका है, ध्यान सुनना। ये फिलामेंट आपको दिख रहा है, फिलामेंट, आप इसको पुतंतु बोलते हैं। ठीक है, तो पुतंतु के 2 पार्ट होते हैं। ये तो होता है प्रोक्सिमल पार्ट और ये वाला होता है डिस्टल पार्ट। क्या होता है भाई? डिस्टल। ये तो प्रोक्सिमल एंड है और ये फिलामेंट का डिस्टल एंड है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन नीट में ये बन जाता है कि फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो फ्लावर की किस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। हालांकि जो नीट में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सही व गलत कथन को चुनिए, ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अधिकांश नीट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, सुनना मेरी बात को। ये जो फिलामेंट है, इसका प्रोक्सिमल एंड या तो थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा, थैलेमस से, या ये जुड़ा हुआ होता है पेडिकल से, पेडिकल। ठीक है, देखो थैलेमस को हम बोलते हैं पुष्पासन और पेडिकल को हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। तो ये इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है
प्रॉक्सिमल माने होता है समीपस्थ और डिस्टल माने होता है दूर। तो पैमाने मतलब सॉरी पैमाने क्या नजदीक का है, तो प्रॉक्सिमल पै से पै का संबंध भी हो जाता है, मतलब पुष्पासन से जुड़ा होता है ना ऐसे। तो मोस्टली ये थैलेमस से अटैच होता है स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड। तो ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था नीट एग्जाम में कि भाई इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो थैलेमस से जुड़ा होता है, तो राइट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें ऐसी नॉलेज की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ भाई। अब ये जो डिस्टल पार्ट है किसका, या डिस्टल एंड है किसका, फिलामेंट का, वो जुड़ा रहता है एंथर से। किससे जुड़ा रहता है? एंथर से। आप इस एंथर को ही परागकोश बोल के चलते हैं हिंदी में। आपको बिटवीन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई? कनेक्टिव बोल के चलते हैं। जबकि ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें कनेक्टिव ये वाला पार्ट देखो, ये वाला मैं यहाँ इस कनेक्टिव को ऐसे शो कर सकता हूँ, है ना, ये कनेक्टिव पार्ट है। मैं पहले आपको इसका डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको पूरे को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसको डायग्रामेटिकली समझ लीजिए आप, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब सुनिए मेरी बात, हम एक लघु बीजाणुधानी की संरचना देख रहे हैं, तो हम पहुंच रहे हैं कि आखिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक प्लांट में या पुंकेसर में कहाँ प्रेजेंट होती है, उस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है। तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल जो एंड है वो थैलेमस से जुड़ा होता है, वेयरएस जो डिस्टल एंड होता है वो हमारे एंथर से जुड़ा होता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो एंथर है इसको यहां आपको इसकी दो पालियां दिखाई दे रही हैं, है ना। यदि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इसका एक अनुप्रस्थ काट लेना होता है, अनुप्रस्थ काट। अब सुनना मेरी बात को, ये जो संरचना आपको यहां बोर्ड पे दिखाई दे रही है ना, वह एक ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका? एंथर का। ये जो मैंने चित्र आपके सामने बनाया है, ये एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यहां से एक्सप्लेन करना इसको स्टार्ट करते हैं। अभी थ्योरेटिकल बात मैं करूंगा, विद थ्योरीज को समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहले आप थोड़ा यहाँ फोकस कीजिए, पूरे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए इस टॉपिक के। ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये बात क्लियर समझूं मैं आपकी। ये जो डायग्राम, अब आप सोचिए, यदि मैं इसको ऐसे यहां से काट दूं और आपको मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार का एंथर है, परागकोश ऐसे अनुदैर्घ्य कंडीशन में। अब मैं इसको ऐसे यहां से काट दूं, ऐसे ये काट दिया, तो अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाएगी, तो मैं आपको उसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं इसको ऐसे रखूंगा तो आप देख नहीं पाएंगे इसको। यदि मुझे आपको शो करना है तो मुझे अपने इस एंथर को इस प्रकार शो करना पड़ेगा। तो आपको मैंने ये इस प्रकार दिखाया हुआ है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया है डायग्राम कैसे बन रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये फिलामेंट है। ये कौन है? ये फिलामेंट है, फिलामेंट है भाई। ठीक है, सॉरी फिलामेंट क्या, ये पूरा ये वाली लाइंस हैं और इसके नीचे फिलामेंट भी जोड़ रहा होगा। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये डायग्राम बनाने का क्या उद्देश्य है मेरा, ये मैं आपको पूरे एंथर को बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली या कोई भी कंसेप्ट आपका इसमें वीक नहीं रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से मुझे एक क्वेश्चन बताना था जो मैंने बता दिया कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। चलिए, तो अब हमने इसका ही तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है भाई, एक अनुप्रस्थ काट लिया है इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे। अब सुनना मेरी बात को, ये जो एंथर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका यूजी है। यदि मैं इस एंथर को बीच में से देखें तो हमें यहां पर इस प्रकार की लेयर दिखाई देती है, ऐसे इस प्रकार की लेयर हमें यहां पर दिखाई देती है भाई।
आप समझ पा रहे हैं इन लेयरों को? ऐसी लेयर हमें यहां पर दिखाई देती हैं, है ना, इस प्रकार की लेयर। ये लेयर दिख रही है आपको, 3 लेयर मैंने आपके सामने यहां पे बनाई है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके मिड में क्या होता है, इनके बीच में यहां पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं। देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको क्लियर शो हो पा रही है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, इनके बीच में जो गोले गोले से मैं बना रहा हूं ना, यही आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणु धानियां होती हैं भाई, ठीक है। यही आपकी क्या होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानियां होती हैं, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु धानियां आपको जो रेड कलर की शायद दिखाई दे रही होंगी, मैं देख भी लेता हूं आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा कलर ज़्यादा जम नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने जो रेड कलर में बनाई है, थोड़ा मैं इनको डार्क कर देता हूं, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास लघु बीजाणु धानियां बन गई। 4 क्या बन गई, लघु बीजाणु धानियां। पहले मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपकी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में फिर थ्योरेटिकल समझाऊंगा, तब आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा। पहले आप इस पे ध्यान देते हुए चलिए, केवल सुनना मेरी बात को। ये जो लघु बीजाणु धानियां आपको दिखाई दे रही हैं, आप इनको थीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, थीका। 4 थीका होते हैं हमारे इसमें एक एंथर में भाई। 2 लॉब ये हो गए ऐसे, ये 2 लॉब हो गए ना, एक इधर वाला लॉब, एक इधर वाला लॉब। और मैंने कहा था कि प्रत्येक लॉब अगेन 2 लॉब में बटा होता है, तो एक ऐसे बट गया, एक ऐसे बट गया। तो 4 परागपुट या पोलन सैक या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनी कि नहीं बनी एक एंथर में, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे एक एंथर के अंतर्गत होती हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो शब्द लघु बीजाणु है, ये जो शब्द लघु बीजाणु है ना, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है भाई लघु बीजाणु धानी, सॉरी लघु बीजाणु? क्योंकि परागकणों का नाम ही लघु बीजाणु होता है। या मैं सीधा से ये कहूं कि लघु बीजाणु आगे चल के परागकण का निर्माण करेंगे, और परागकण ही हमारे मेल गैमेट होते हैं प्लांट के, और हमें एक मेल गैमेट तक पहुंचना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो संरचना है जिसका नाम लघु बीजाणु धानी है, क्या ऐसा नहीं लग रहा क्या धानी माने उसको रखने वाली किसको, लघु बीजाणु को? तो एक सिंपल सी बात है कि जो हमारे माइक्रोस्पोर होंगे, लघु बीजाणु जो होंगे, वो कहां प्रेजेंट होंगे, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होंगे, इस प्रकार प्रेजेंट होंगे। आपको ये दिखाई दे रहे छोटे छोटे से बीजाणु सी जो मैं बना रहा हूं, यही आपके लघु बीजाणु हैं जो आगे चल के क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु बनाएंगे। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया थोड़ा सा। अब ये जो संरचना है ना, ये बिल्कुल ऐसी होंगी, इधर की तरफ ऐसी तो होंगी, अंदर की तरफ है। ये तो हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोष्ठ होते हैं हमारे एक एंथर में। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जरा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान सुन लेना आप, है ना। सुनिए, मैंने यहां पर 3 लेयर बनाई हैं ऐसे, जो आपको व्हाइट रंग की दिखाई दे रही हैं, जबकि एक येलो कलर की स्ट्रक्चर, एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, जो सबसे इंटरनल और इंपॉर्टेंट लेयर है, चौथी परत। सुनना मेरी बात को, कंसेप्ट समझिए। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और पीले रंग की चौथी लेयर, ठीक है। अब जो रेड कलर से जो स्टार्ट हो रही है ना, ये आपकी लघु बीजाणु धानी है। क्या है, लघु बीजाणु धानी। मोस्टली जहां पे आपकी केवल लघु बीजाणु जन कोशिका पाई जाती हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं इसको एक लघु बीजाणु धानी बोल रहा हूं ना, इसको एक लघु बीजाणु धानी बोल के चल रहा हूं ना मैं, ये एक लघु बीजाणु धानी है ना। आप मुझे बताइए ये लघु बीजाणु धानी है कि नहीं? एक
भाई कंप्लीट ही लघु बीजाणुधानी है ये। भाई है तो परागकोश, परागकोश तो है, लेकिन परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी है? 4 लघु बीजाणुधानी। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो देखिए, मैं यदि इसको एक जूम करके आपको बताऊं, इसको मैं जूम करके आपको बताऊं, सुनना मेरी बात को, क्या यह एक लघु बीजाणुधानी नहीं है? क्या यह लघु बीजाणुधानी है ना? तो यदि हम केवल इसकी संरचना की बात करें, इस लघु बीजाणुधानी की, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये एक लघु बीजाणुधानी आपको दिखाई दे रही है ना परागकोश में। अब मैं अपने पॉइंट पे चलता हूं, ठीक है। अब मैं अपनी थ्योरी पे चलता हूं, ध्यान से सुनिए। एक लघु बीजाणुधानी के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक पार्ट है परागकोश भित्ति, जबकि दूसरा पार्ट है लघु बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। पहला पार्ट हम संरचना पे चल रहे हैं, अब मैं थ्योरी पे चल रहा हूं, जिससे आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट है परागकोश भित्ति और दूसरा पार्ट है लघु बीजाणुजन कोशिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस संरचना में आपको क्या चीज क्लियर दिखाई दे रही है? आपको एक बहुत क्लियर चीज दिखाई दे रही है, और उसके जो है देखिए 3 ये लेयर है, और ये चौथी लेयर, और एक रेड कलर की स्ट्रक्चर जो है वो इसमें अलग से ही है ना। तो ये कंप्लीट एक लघु बीजाणुधानी है। तो इसमें देखिए ये 4 तो हैं परागकोश भित्ति। मैं कह रहा हूं ना कि इसके केवल 2 भाग हैं। देखिए 4 तो परत हैं, ये तो एक भाग हो गया, और ये एक अलग से संरचना है जिसमें लघु बीजाणु होते हैं। तो यहां पे तो लघु बीजाणुजन कोशिका ही तो पाई जाएंगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं भाई, आपको लघु बीजाणु बनाने, तो लघु बीजाणु बनाने वाली कोई कोशिका भी तो होंगी, तो आप उनको लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। तो लघु बीजाणुजन कोशिका तो यहां पे है, और 4 लेयर ये हैं। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हमने एक लघु बीजाणुधानी के 2 स्पष्ट भाग माने, एक तो परागकोश भित्ति और एक बीजाणुजन कोशिका। अब आप कोई सी भी लघु बीजाणुधानी देख लीजिए, सबकी 4 भित्ति और है कि नहीं बताइए आप मुझे। इसकी देख लीजिए, इसकी देख लीजिए, और इसकी देख लीजिए। अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परागकोश भित्ति के बारे में, यही हमें पढ़ना है भाई, परागकोश भित्ति। तो सुनिए क्या है परागकोश भित्ति, जिसको आप वॉल ऑफ एंथर बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? वॉल ऑफ एंथर, ठीक है। परागकोश भित्ति। तो सुनिए मेरी बात को, मैं यहां पर थोड़े शब्द लिखूं तो परागकोश भित्ति की मैं बात करता हूं। तो सुनिए, परिधि से, परिधि होती है, परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ क्रमशः 4 परत होती है, क्रमशः 4 परत होती हैं। नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं बाह्य परत, नंबर 2 जिसको आप बोलते हैं अंतस्त्वचा, नंबर 3 जिसको आप बोलते हैं मध्य स्तर, और नंबर 4 जिसको आप बोलते हैं टैपिटम, ठीक है। टैपिटम। बाह्य परत को आप इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। अंतस्त्वचा को आप बोलते हैं एंडोथीसियम, इसका नाम है ही मिडिल लेयर। अब सुनिए, ये जो टैपिटम है ना, टैपिटम, ये खुद एक इंग्लिश नाम है। टैपिटम खुद एक इंग्लिश नाम है। तो मैं यहां पे इसका हिंदी नाम लिख देता हूं, जो कई बार पूछा जाता है आपसे। एग्जामिनर अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि भाई
पोषूतक क्या है, या टैपिटम का दूसरा नाम क्या है, तो टैपिटम का दूसरा नाम पोषूतक होता है। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी थ्योरी चल रही है भाई, यदि हम एक लघु बीजाणु धानी की संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इस थ्योरी को लिखना है कि परिधि से केंद्र की तरफ इसमें क्रम से 4 परत होती हैं। पहली परत एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी पोषूतक। क्या? पोषूतक। ठीक है, तो देखिए भाई, तो इसको आप एक तरीके से भी याद कर सकते हैं, मैंने छोटा सा इसका तरीका बनाया है, यदि आपको पसंद आए तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस परतों को ऐसे याद कर सकें, एक एपी नाम का मेल है और मीता नाम की एक फीमेल है, मीता नाम की फीमेल। ठीक है, एपी एंड मीता, ध्यान सुनना मेरी बात को, एपी एंड मीता, एपी नाम का तो एक मेल है और मीता नाम की फीमेल है। ये दोनों जो है ना, ये प्रोटेक्शन करते हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? लघु बीजाणुओं को। भाई परागकण आपके बहुत काम की चीज है, परागकण बहुत काम की चीज है कि नहीं? तो ये प्रोटेक्शन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूं आपको कि लघु बीजाणु को बचाने के लिए हमने क्या किया, 2 बॉडीगार्ड लगाए। अब बॉडीगार्ड कैसे? एक बॉडीगार्ड तो लगाया मेल, अब मेल तो भाई सबसे पहले आना चाहिए ना, क्योंकि मेल का दर्जा पहले होता है। वो बात अलग है, आजकल महिलाएं क्या बोलते हैं उनको, अरे ये कार्ड बने ना, क्या बोलते हैं यार, हाँ घर की मुखिया मान ली गई है ने। ठीक है, लेकिन भाई मेल का दर्जा अभी हम पहले दे रहे हैं, पुरुष प्रधान देश है ना। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात। तो एपी नाम से लग रहा है जैसे कोई लड़का होगा, कोई मेल होगा। ठीक है, तो एपी एंड मीता ये 2 बॉडीगार्ड हैं, तो हमें इनसे लेयर याद हो जाएंगे कौन कौन से लेयर होते हैं। देखिए, एपी माने एपिडर्मिस, एंड माने एंडोथीसियम, मी माने मिडिल लेयर और टी ता माने टैपिटम। इज इट क्लियर? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, तो ये 4 परत हो गई। अब सुनिए भाई, एपी तो एक लड़का है, एक मेल है, तो मेल को सबसे पहले बाहर गेट पे खड़ा किया जाएगा कि मैं देखता हूं कौन आएगा। आप समझ रहे ना? हाँ, तो सबसे बाहर की जो लेयर आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये वाली, क्या ये एपिडर्मिस नहीं होगी? क्या बताइए मुझे, एपिडर्मिस होगी ना। ठीक है, अब जो फीमेल्स है उसको हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सबसे अंदर रखते हैं कि भाई तेरे सामने हम 3-4 वो क्या बोलते हैं, 3-4 बॉडीगार्ड लगा देंगे जब तेरे पास पहुंचेंगे। ठीक है, पहले उन्हें हमसे गुजरना होगा, है ना, आप देखते हैं ना ऐसे बोलते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद आएगा एंड, तो एंड का माने ये जो सेकंड लेयर आपको दिख रही है, क्या ये एंडोथीसियम नहीं होगी? क्या ये एंडोथीसियम होगी ना? ठीक है, अब जो तीसरी लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, थर्ड लेयर, ये वाली, ये कौन सी है फिर? एमआई माने मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और सबसे जो येलो कलर की स्ट्रक्चर सबसे एंड में जो आपको स्पेशल दिखाई दे रही है ना, वो टैपिटम है। क्या है भाई? टैपिटम। तो अब आपको पता चल गया कि किस प्रकार एक एंथर में ये संरचनाएं या सॉरी जो लेयर होती हैं वो अरेंज होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब अपने टॉपिक पे बात आज कर लेते हैं भाई। तो 4 लेयर आपको याद रह जाएंगी, एपी एंड मीता से आप याद रखिए, एपी एंड मीता, एपी माने एपिडर्मिस, एंड माने एंडोथीसियम, मी माने मिडिल लेयर और टे माने टैपिटम। ठीक है, अब इनकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं भाई। चलिए, तो सिंपल सी इनकी थ्योरी है भाई, समझ तो आप चलिए केवल। भाई बाह्य परत क्या कहती है यार, मैं कितनी बार आपसे बोलूं कि जो चीज बाहर होती है ना उसका मेन काम प्रोटेक्शन करने का होता है। क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का होता है। तो एपिडर्मिस आप कह सकते हैं कि भाई जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाह्य परत है। कौन सी परत है? बाह्य परत है। ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर का मतलब ये अकेली लेयर है, और इसका जो काम होता है ना, इसका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन करने का होता है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है शायद? हाँ,
खूब जगह है आज तो, है ना। मैंने पूरा बोर्ड ले लिया, ठीक है। उस तब से मैं कम बोर्ड लेता था, आज मुझे पता चल गया ना कि यहाँ तक भी दिख जाता है। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे ही पूरा बोर्ड यूज करके पूरा लिखा करूँगा, ठीक है। उसमें क्या है, मिटाना पड़ता था। अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा आज, है ना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए भाई, एपिडर्मिस में आपके नोट्सों में क्लियर लिखा हुआ है, आपको इतना ही लिखना है कि यह सबसे बाहर की परत है जो सिंगल परत होती है, और इसका काम क्या होता है, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करने का। तो ये बात आपको क्लियर होगी, बाह्य लेयर, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं एंडोथीसियम की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम की। क्या है भाई एंडोथीसियम, पॉइंट में लिख रहा हूं, वो आप ध्यान सुनना। देखिए एंडोथीसियम, एक पॉइंट तो ये बन जाएगा कि ये एपिडर्मिस के नीचे की परत होती है, एपिडर्मिस के नीचे की परत होती है, ठीक है। ये भी सिंगल लेयर है। कैसी लेयर है ये, सिंगल। कैसी लेयर है, सिंगल, है ना। और इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, मैं इनको यहां से रफ कर दूं, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखूंगा तो मैं पूरा यहां पे लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो इनकी जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज जमा होने से रेशेदार पट्टी जो यू शेप होती हैं, कैसी होती हैं, यू शेप, रेशेदार पट्टी बन जाती हैं, और ये आर्द्रताग्राही होती है, जो परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है, ठीक है। परागकोश के स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। तो देखिए भाई एंडोथीसियम, एंडोथीसियम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो आपको याद रखनी है। क्या है एंडोथीसियम, मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप लिखेंगे कि यह बाह्य परत के नीचे की परत है जो एकल परत होती है, सिंगल लेयर होती है ना। इसकी आंतरिक कोशिकाओं में, देखिए मैं यहां पे यदि इसका डायग्राम छोटा सा बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इस प्रकार की सेल्स है, ये आपकी एक लेयर है जिसको आप एंडोथीसियम बोल रहे हैं ना। तो पता है होता क्या है, होता क्या है कि इसकी जो आंतरिक कोशिकाएं ये वाली, इनमें इस प्रकार से अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है, इस प्रकार से अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और आप याद रखना कि एंडोथीसियम की जो आउटर कोशिकाएं होती हैं, भित्ति होती है, वो तो होती है पतली बाहर की परत, जबकि भीतर की परत होती है मोटी, ड्यू टू रीजन ऑफ, क्या कारण है उसका, अल्फा सेलुलोज के जमा हो जाने से। ये सेलुलोज एक पदार्थ है, कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि एंडोथीसियम जो लेयर होती है उसमें अल्फा सेलुलोज नाम के पदार्थ का जमाव हो जाता है, जिससे इसमें रेशेदार पट्टियां बनती हैं जिनकी शेप कैसी होती है, यू आकृति की, ठीक है। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए यहां पे कि एंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन की होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है आर्द्रता ग्राही प्रकृति की। कौन सी परत, एंडोथीसियम। आर्द्रता माने नमी, ग्राही माने ग्रहण करने वाला, अर्थात जल को ग्रहण करने वाली होती है। अब मेरी एक बात सुनिए, ये आर्द्रता ग्राही कंडीशन की होती है, इस वजह से ये पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको समझना है कि एंडोथीसियम आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, जिस कारण ये परागकोश के स्फुटन में क्या करती है, सहायता। अब सुनिए मेरी बात, ये कैसे करती है। कोई चीज जो होती है ना, यदि उसमें नमी होगी तो वो फटती नहीं है। यदि आपको पता हो, आप लकड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई नया पौधा आप काटते हैं, नया पौधा आपने काट दिया तो उसकी लकड़ी में वाटर की मात्रा होती है ना, पानी होता है ना, तो जब तक क्या वो फटती नहीं है, फटने का मतलब है अपने आप नहीं फटती। जैसे आपने एक तो सूखी लकड़ी होगी जिसमें से दरारें चल जाती हैं, मतलब ऐसा स्फुटन का मतलब होता है फटना।
स्फुटन का मतलब क्या होता है? फटना। ठीक है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है, आपके दिमाग में भी होगा कि कोई चीज जब फटती है जब उसमें जल की कमी हो जाए, है ना, जल की कमी हो जाए। तो भाई ये खुद जब आर्द्रता ग्राही है, मतलब ये जल को ग्रहण करने वाली है, तो ये आवश्यकता पड़ने पर पराग कोश के जल को ले लेगी, और जब पराग कोश के जल को ये एब्जॉर्ब कर लेगी तो पराग कोश क्या हो जाएगा? स्फुटित, फट जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये इसको क्यों इसका फटना क्यों आवश्यक है? भैयाओ पराग कोश का फटना तो बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक ये पराग कोश एंथर फटेगा नहीं तो आपके जो पोलन ग्रेन है वो बाहर कैसे निकलेंगे? समझ में आ रही मेरी बात? आपने तो पॉलिनेशन पढ़ा है ना, परागण, कि भाई परागकण जो होते हैं वो परागकोश से निकलकर या तो वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। तो भाई गिरेंगे तो तब ना जब इससे बाहर निकले वो, और बाहर कब निकलेंगे? जब परागकोश का स्फुटन हो, डिहेसियंस हो परागकोश का, है ना, डिहेसियंस होना इसका आवश्यक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने यहाँ पे मैं बता रहा हूं। एक तो ये सिंगल लेयर है, आंतरिक कोशिका में किसका जमाव होता है? अल्फा सेलुलोज का, जिससे कैसी पट्टी बनती है? रेशेदार पट्टियां, और जिनकी आकृति कैसी है? यू शेप की, और इनकी प्रकृति कैसी होती है इस लेयर की? आर्द्रताग्राही। तो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण ये पराग कोश के स्फुटन में क्या करती है भाई? मदद करती है। तो मैंने यहां नोट में एक पॉइंट और बताया था, एक नाम है जिसको आप स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं, ओष्ठ कोशिकाएं। तो ओष्ठ कोशिकाएं जो होती हैं वो मदद करती हैं परागकोश के स्फुटन में। ओष्ठ कोशिका, आप नाम याद रखिए केवल। अब ये स्टोमियम शब्द क्या है? नोट में मैंने लिखा हुआ है। तो स्टोमियम क्या है देखिए, जिन स्थानों पर एंडोथीसियम परत में जिस स्थान पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता उस स्थान पर छिद्र बन जाते हैं। हम उन छिद्रों या रंध्रों को ही स्टोमियम कहते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए यहां पे इसका जमाव नहीं हुआ, ठीक है, तो ये स्टोमियम बन गया। क्या बन गया यहाँ पे? स्टोमियम। एक बात बताइए, अब ये जगह कमजोर नहीं पड़ गई क्या? भाई यहाँ पे तो अल्फा सेलुलोज है तो ये तो हार्ड लेयर हो गई, लेकिन जिस स्थान पर सेलुलोज का जमाव नहीं हुआ तो आप उस स्थान को क्या बोलते हैं? स्टोमियम। तो परागकोश का जो स्फुटन होता है, पॉइंट याद रखना, परागकोश जहां से फटता है उसके फटने का स्थान स्टोमियम होता है। क्या होता है? स्टोमियम। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको एंडोथीसियम से याद करने को मिलेंगे। ठीक है, यदि मैं एंडोथीसियम की थ्योरी में दोबारा बोल रहा हूं आपको कैसे लिखना है, अब सुनिए। यह एपिडर्मिस के नीचे की एकल परत है जिसकी आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के जमा हो जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, और ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है जो परागकोश के स्फुटन में क्या करती है? सहायता करती है। और इसकी कोशिकाओं में जहां पर अल्फा सेलुलोज जमा नहीं होता वहां पे क्या बन जाते हैं? स्टोमियम बन जाते हैं, और इन्हीं स्टोमियम की जगह से परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है। तो बताइए क्या दिक्कत है आपको इसमें? कोई दिक्कत है भाई एंडोथीसियम में? समझ में आ गई आपको? एंडोथीसियम इंपॉर्टेंट लेयर है, एंडोथीसियम आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब तीसरी जो लेयर है, थर्ड जो लेयर है, जिसको आप बोलते हैं मध्य स्तर या टेपिटम। सॉरी यार क्या हो गया, मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर, ठीक है, नॉट टेपिटम। सुनिए भाई, तो मध्य स्तर क्या है? मिडिल लेयर है। ये बहुत छोटा सा है कि इसमें 1 से 3 पतली परत वाली परत होती है, पतली भित्ति युक्त परत है, और ये होती है अल्पकालिक। कैसी होती है ये? अल्पकालिक। ध्यान से सुनना, केवल यही 2 पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब सुनिए क्या लिखना है आपको मध्य स्तर में। मिडिल लेयर, एक पॉइंट तो सिंपल हो जाएगा कि यह एंडोथीसियम के नीचे की 1 से 3 पतली भित्ति वाली परत होती है। अब मेरे पॉइंट नोट नहीं किया आपने डिफरेंट नहीं किया, ये दोनों तो सिंगल लेयर हैं, अकेली लेयर, लेकिन इसमें कितनी परत होंगी? 1 से 3 परत। ये डिफरेंट है इनमें।
अब मैं समझ में आ गया आपको मैं इनको सिंगल सिंगल क्यों लिख के चल रहा हूं, ठीक है भाई। हाँ, तो ये दोनों परत तो सिंगल लेयर है, जबकि जो मध्य परत होती है वो सिंगल नहीं होती, उसमें 1 से 3 परत हो सकती हैं, वो भी कैसी भित्ति वाली, पतली भित्ति वाली। और जो ये पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये जो शॉर्ट पीरियड मतलब अल्पकालिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए क्या काम है इसका। सुनो, मध्य परत ऐसी परत होती है जो मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती है, पैरेन्काइमा सेल इसमें होती हैं। और मैंने कहा था कि पैरेन्काइमा जो मृदुतक है वो ऐसा ऊतक है जो पोषण के काम आता है, पोषण प्रदान करने के, ठीक है। सुनिए, जो टैपिटम परत है, चौथी परत, ये मध्य परत क्या करती है, उस टैपिटम परत को अपना पोषण दे देती है और खुद हो जाती है नष्ट। मैं इसको अल्पकालिक क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि इसका जीवन काल सबसे कम है। कहने का मतलब है कि जितनी भी ये चारों परतें, उन सभी परतों में से सबसे पहले नष्ट होने वाली परत ये मिडिल लेयर है। तो ये नीट में क्वेश्चन भी बनता है कि लघु बीजाणुधानी की जो लेयर्स होती हैं उनमें सर्वप्रथम नष्ट होने वाली जो परत है वो कौन सी है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा मध्य परत। क्या रहेगा भाई, मध्य परत। समझ में आ गई बात। कौन सी परत सबसे पहले नष्ट होती है, मध्य परत सबसे पहले नष्ट होती है। क्या काम है इसका, इसका काम है टैपिटम को पोषण देना, ठीक है, पोषण प्रदान करती है टैपिटम को और खुद नष्ट हो जाती है। तो केवल आपको इसमें इतना ही लिखना है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैपिटम लेयर। क्या नाम है भाई, टैपिटम लेयर। तो देखिए, एपिडर्मिस की हमने बात कर ली, एंडोथीसियम की हमने कर ली, मिडिल की हमने कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं टैपिटम की। तो सुनिए क्या है टैपिटम लेयर। टैपिटम लेयर सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत होती है। सबसे आंतरिक और कैसी है, विशिष्ट परत है, जो लघु बीजाणुओं को घेरे रखती है। किन को घेरे रखती है, लघु बीजाणुओं को घेरे रहती है। लघु बीजाणु को कौन सी परत, टैपिटम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें सुनिए टैपिटम में, और वो टैपिटम में क्या है कि परिपक्व अवस्था में ये बहुकेंद्र की मुक्त विभाजन में यहां पे लिख रहा हूं, वह बहुगुणित, और बहुगुणित के मैं आगे यहां पे लिख दूं एंडोमाइटो हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो जीव द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है भैया। वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है। जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 प्रकार की होती है। इसके 2 प्रकार हैं। एक तो होती है ये अमीवीय और दूसरी होती है ये स्रावी। एक तो होती है अमीवीय और दूसरी होती है स्रावी, ठीक है। कौन, टैपिटम। अब ये मोस्टली पॉइंट हमने यहाँ पे करे, फिर उसके बाद हम इसके कार्य देख लेंगे। कार्य 2-3 में यहाँ लिख ही देता हूँ, उसके बाद हम फिर इसको क्लियरली समझेंगे ना। यदि मैं इसके कार्य की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसके कार्य, टैपिटम के कार्य कुछ इंपॉर्टेंट मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उनको एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहला काम, पोषण प्रदान करना। दूसरा काम, कैलीज एंजाइम का स्रावण करना। तीसरा काम, सुरक्षा करना, कौन की, लघु बीजाणुओं की। चौथा काम, पोलन किट का
निर्माण करना, पोलन किट का क्या करना, निर्माण करना। तो ये कंप्लीट हमारे पास टैपिटम लेयर है। कौन सी परत है, टैपिटम परत। अब सुनिए मेरी बात, ये मैंने यहाँ शॉर्ट थ्योरी लिखी है, लेकिन मैं आपको पूरे को एक्सप्लेन करूँगा, डीपली समझाऊंगा हर चीज़ को, ठीक है। अब सुनते जाइए आप मेरी बात को, एक बार मैं बता दूं आपको, सुनिए भाई। तो टैप मध्य स्तर तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं टैपिटम लेयर की। तो देखिए क्या है टैपिटम लेयर। टैपिटम सबसे आंतरिक व विशिष्ट परत होती है जो लघु बीजाणु कोशिकाओं को चारों ओर से घिरी रहती है। लघु बीजाणु कोशिका बोलेंगे आपको, आप बोलेंगे कि लघु बीजाणु जन कोशिकाओं को चारों ओर से घिरी रहती है। आप देखिए डायग्राम में, ये लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, ये व्हाइट कलर की, तो इसको ये घेर रखा है ना पीले कलर की जो लेयर है, तो आप इसी को तो टैपिटम बोल रहे हैं। तो आप नहीं बोल सकते क्या कि टैपिटम सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत है, आंतरिक और सबसे विशिष्ट परत है ना, जो लघु बीजाणु जन कोशिका को चारों ओर से घेरी रहती है। समझ में आ गया आपको बात। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा कि ये परिपक्व अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट एग्जाम, कि टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं प्रारंभ में तो होती हैं डिप्लॉयड, द्विगुणित, लेकिन बाद में ये कैसी हो जाती हैं, बहुकेंद्रकी और बहुगुणित, बहुकेंद्रकी और बहुगुणित। मेरे इन दो पॉइंटों पर जरा फोकस करना आप। बहुकेंद्रकी जो होती हैं ये तो होती हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन के द्वारा, जबकि बहुगुणित होने का कारण होता है इनमें पाया जाने वाला एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस, दोनों पॉइंटों को ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं परिपक्व अवस्था में ये कैसी हो जाती हैं, बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती हैं। बहु माने बहुत ज़्यादा, केंद्र की माने केंद्रक, और गुणित माने गुणसूत्र। गुणित का मतलब गुणसूत्र से है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, अब मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ कि बहुकेंद्र की तो ये यूं होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। अब मुक्त केंद्र के विभाजन जिसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं वो क्या होता है, सिंपल समझो आप। अगले जो टॉपिक चलेंगे उनमें मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा। केंद्रक, ऐसा विभाजन जिसमें केवल केंद्रक ही केंद्रक बने, कोशिका भित्ति नहीं बने, ठीक है। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बात आपको बता दूं कि जब भी कोई कोशिका में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो उसमें दो विभाजन होते हैं। एक तो होता है केंद्रक विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। यदि जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें एक केंद्रक है, तो सबसे पहले इसका केंद्रक डिवाइड होता है। कौन डिवाइड होता है, केंद्रक। तो ये दो केंद्रकों में बट गया। अगर इसका कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ तो ये दो कोशिकाएं नहीं बन पाएंगी कभी। अगर मैं इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं करूं ना तो ऐसी भित्ति नहीं बनेगी। अगर ये भित्ति बन गई तो ये दो कोशिका बन गई, दो कोशिका, है ना। तो ये कोशिका भित्ति जब बनती है जब कोशिका द्रव्य में विभाजन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, अर्थात केवल केंद्रक विभाजन होता है। तो सुनिए, ऐसा विभाजन जिसमें केवल केंद्रक बने, कोशिका भित्ति नहीं बने, हम उस विभाजन को मुक्त केंद्र के विभाजन कहते हैं। तो सुनिए, मान लीजिए ये कोशिका है किसकी, टैपिटम की। प्रारंभ में इसमें केवल एक केंद्रक था। अब जैसे जैसे ये टैपिटम परिपक्व हुई तो इसमें हुआ मुक्त केंद्र के विभाजन, तो जिससे कितने केंद्रक बन गए, एक कोशिका में दो केंद्रक। तो आप इसको बहुकेंद्र की कोशिका नहीं बोलेंगे क्या। देखिए कोशिका दो नहीं बन रही हैं, कोशिका तो सिंगल ही है, लेकिन केंद्रक की संख्या दो है। केंद्रक की संख्या कितनी है, दो। तो क्या आप इसको मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स नहीं बोलेंगे क्या, क्या आप इसको मल्टी न्यूक्लिएट सेल नहीं बोलेंगे क्या, आप इसको बहुकेंद्र की नहीं बोलेंगे। तो ये बहुकेंद्र की बनने का कारण क्या है, मुक्त केंद्र के विभाजन। अब मैं बताता हूं आपको बहुगुणित क्या होता है। तो बहुगुणित की जो कंडीशन है, आपको तो इतना याद रखना है किस कारण से होती है बहुगुणित, एंडोमाइटोसिस के कारण। एंडोमाइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं अंतः समसूत्र विभाजन।
देखो समसूत्री जो विभाजन होता है ना उसका रूपांतरण ही मानते हैं हम इसको, एंडोमाइटोसिस को। तो सिंपल सी समझो आप क्या होता है, देखिए ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक है और इस केंद्रक में मान लीजिए 40 गुणसूत्र हैं, मान के चलिए ये 40 गुणसूत्र हैं, ये डिप्लॉयड कंडीशन है ना। अब सुनो, अब यदि इस केंद्रक में देखो सबसे पहले जब भी विभाजन होता है तो केंद्रक में विभाजन होता है, और मैं आपको बता दूं कि केंद्रक में जब विभाजन होता है ना तो गुणसूत्रों में भी विभाजन होता है। मतलब गुणसूत्र का मतलब है जो गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जब देखो गुणसूत्र यहाँ जोड़े में ही होंगे, तो जब इस केंद्रक में विभाजन होगा तो गुणसूत्र अपने जोड़े से अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग केंद्रकों में चले जाएंगे। भाई मान लीजिए आप एक केंद्रक से दो केंद्रक बना रहे हैं तो इनमें 40 गुणसूत्र ही तो होंगे, जबकि गुणसूत्र तुम्हारे पास टोटली 40 थे और आपने फिर दो कोशिकाओं में इसको बांट दिया, फिर भी 40। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, नहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक हो जाएगा फिर तो ना। तो मैं इसको कभी भी आपको फ्री टाइम में ऐसे कई बार कोई टॉपिक रहेगा तब मैं आपको पूरे डिवीजन को एक बार एक्सप्लेन करूंगा ना। फिलहाल आप नॉलेज के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यह एक केंद्रक है जिसमें 40 गुणसूत्र है। आप इसको द्विगुणित कंडीशन बोल रहे हैं। कौन सी कंडीशन? द्विगुणित। यदि इसमें 23 गुणसूत्र हो जाएं इन कोशिकाओं में तो आप इसको एक गुणित कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अंतः समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? एंडोमाइटोसिस का। एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है कि गुणसूत्र तो बट जाएं, गुणसूत्र बट जाएं। ठीक है, या मैं कहूं सिंपल सा समझो, परिभाषा समझो, जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों का ही विभाजन नहीं हो। मेरी बात समझिए, बहुकेंद्र की तो यह कब बनी थी? जब केवल केंद्रक में ही विभाजन हुआ था, कोशिका द्रव्य में नहीं हुआ था। यदि केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में ही विभाजन नहीं हो और केवल गुणसूत्रों में विभाजन हो जाए तो हम उसे एंडोमाइटोसिस बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये 40 गुणसूत्र हैं, केवल आप इनमें विभाजन कीजिए। 40 के स्थान पर मान लीजिए ये कितने मान लूँ मैं? 69 मान लूँ, 69 मान लूँ। ठीक है, 69 मान लिए। ये साइड ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है ना, 23 या 69 होते हैं भाई, 23 हाफ में होते हैं, तो 69 मान लिए, है ना। 92 मान लीजिए, चाहे 92 गुणसूत्र बन गए इसमें। अब ये जो 92 गुणसूत्र है ना, ये कौन सी कंडीशन होगी? ये 4n कंडीशन हो जाएगी। देखो n में तो होते हैं 23 गुणसूत्र, 2n बोलूँगा तो 40, 3n बोलूँगा तो 69 और मैं इसको 4 गुणित बोलूँगा तो 92। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो गुणसूत्रों की संख्या डबल होती जा रही है ना। तो देखिए ये अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो चतुर्गुणित का मतलब है बहुगुणित, त्रिगुणित का मतलब भी बहुगुणित है। देखो द्विगुणित तक तो द्विगुणित है, यदि द्विगुणित से ज़्यादा गुणसूत्र हो जाएं तो आप इसको बहुगुणित कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, गुणसूत्र बटे, हालांकि गुणसूत्र डिवीजन सभी में होता है, लेकिन यदि केंद्रक विभाजन हो गया तो गुणसूत्र आधे आधे चले जाएंगे ना। सुनिए मेरी बात, मान लीजिए यहाँ पे आपने 92 गुणसूत्र बना लिए और आपने इसका केंद्रक डिवीजन करा दिया, तो केंद्रक तो 2 बन गए ना। अब दोनों केंद्रक में 40 चले जाएंगे, रहेगी वही डिप्लॉयड कंडीशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? केंद्रक का डिवीजन ही नहीं हो रहा, केवल गुणसूत्र डिवाइड हो रहे। क्या 92 गुणसूत्र तो हो गए लेकिन केंद्रक सिंगल रहा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसके केंद्रक में गुणसूत्रों की स्थिति बहुगुणित नहीं होगी क्या? पॉलीप्लॉइडी नहीं होगी क्या? बहुत सारे गुणसूत्र हो जाएंगे ना। जैसे ये जोड़ा, देखो ये सिंगल गुणसूत्र हैं, ऐसे होते हैं। अगर मैं इसको डिप्लॉयड कहता तो गुणसूत्र ऐसे जम जाता, यदि इसमें ट्रिप्लॉयड होता तो ऐसे, चतुर्गुणित होता तो ऐसे, ऐसे जोड़ा बन गया। अब इसमें तो बहुत सारे गुणसूत्र हो गए ना।
तो आप इसको क्या बोलेंगे, बहुगुणित कंडीशन। तो क्लियर है आपको ये दोनों शब्द, बहुकेंद्र की और बहुगुणित होती तो हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन रीजन क्या है इनका, वो रीजन सुन लेना कि मुक्त केंद्र के विभाजन होने से ये बहुकेंद्र की हो जाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं, जबकि एंडोमाइटोसिस होने के कारण ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में या बहुगुणित कंडीशन में आ जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनिए, टैपिटम परत जो होती है उसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक तो होती है अमीबीय और एक होती है स्रावी, एक तो होती है अमीबीय और एक होती है स्रावी, ठीक है। इनका मतलब क्या है भाई, ये बहुत बड़ा मतलब है इनका, सुनिए। पोषण प्रदान करने के आधार पर, क्योंकि टैपिटम को हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, टैपिटम को हिंदी में हम पोषूतक बोल रहे हैं ना। अब पोषूतक यार खुद कहता है पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, कह रहा है ना पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, तो भाई टैपिटम का मुख्य काम पोषण प्रदान करना होता है, किसको, इन लघु बीजाणुओं को, क्योंकि इन्हें आगे विकसित होकर परागकण भी तो बनाना है, तो इसलिए इनको मुख्य पोषण प्रदान करती है टैपिटम लेयर, इसीलिए इसका नाम पोषूतक होता है। तो सुनिए, पोषण प्रदान करने के आधार पर जो ये टैपिटम लेयर होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, किसी एक प्लांट में दो प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्लांटों में। तो देखिए, एक टाइफा प्लांट है, एक ट्रेडेंसकेसिया नाम का प्लांट है, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट है, मतलब बहुत प्राचीन या सबसे प्राचीन एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो जो प्राचीन एंजियोस्पर्म प्लांट जिनके एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको टाइफा प्लांट बताया, वो आप याद रखो। टाइफा प्लांट में जो टैपिटम होती है वो अमीबीय प्रकार की होती है। अब अमीबीय इसका नाम क्यों है, क्यों देखो, टैपिटम का काम क्या है, पोषण देना। तो टाइफा प्लांट में जो अमीबीय प्रकार की टैपिटम होती है उसको हम अमीबीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टैपिटम एक तो जल्दी नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर अमीबा की तरह चलकर, अमीबा की तरह चलेगी। देखिए, ये परत मान लीजिए ये अमीबीय प्रकार की टैपिटम है, एक टाइफा प्लांट का एग्जाम्पल लिया, तो ये परत नष्ट हो जाएगी, नष्ट होकर ये चलकर, खुद चलकर इस लघु बीजाणु को क्या देगी, पोषण, इनके बीच में जाकर इनको पोषण देगी। तो अपने स्थान से चलना पड़ रहा है इसको, तो ये अमीबा की तरह चलती है, तो अमीबीय हो गई, ठीक है। अब इसको स्रावी दूसरी क्या है, जितने भी आप मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, जितने भी आप एंजियोस्पर्म प्लांट अपने ओर पास देखते हैं, उन सभी प्लांटों में इस प्रकार की टैपिटम होती है जिसको आप स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम के नाम से जानते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है, स्रावी टैपिटम लेट नष्ट होती है, जल्दी नष्ट नहीं होती। ये क्या करती है, अपने स्थान पर रहकर ही पोषण को केवल स्रावित कर देती है और ये उसको ग्रहण कर लेते हैं। दोनों में अंतर है ना। अमीबीय प्रकार की टैपिटम तो नष्ट होकर उनके पास चल कर जाती है, लघु बीजाणु के पास भोजन देने के लिए, जबकि स्रावी जो टैपिटम है जो अधिकांश प्लांटों में होती है वो अपने स्थान पर बनी रहकर उस पोषण को स्रावित करती है जो लघु बीजाणु को प्रदान करती है, लघु बीजाणु ले लेते हैं। तो पोषण प्रदान करने के आधार पर टैपिटम कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक अमीबीय और एक स्रावी। तो ये तो भैया वो थ्योरी है टैपिटम की, आपको समझ में आ गई। इतने पॉइंट मैंने आपके नोट्स में लिखा है, यही आपको समझना है कि टैपिटम आंतरिक व विशिष्ट परत है जो लघु बीजाणु जन कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रखती है। ये परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्र की व बहुगुणित हो जाती है। इसका जीव द्रव्य गाढ़ा और स्पष्ट केंद्रक होता है इसमें, और ये पोषण प्रदान करने के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक अमीबीय और एक स्रावी। आपको इनमें लिखना कुछ नहीं है, केवल आपको नाम याद रखने हैं बस। अब मैंने हालांकि समझा दिया, कोई आपसे पूछे तो आप लिख भी तो सकते हैं, ठीक है, कि अमीबीय जो होती है जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म पाई जाती है, जल्दी नष्ट होकर अमीबा की तरह चलकर बीजाणु को पोषण प्रदान करती है, जबकि स्रावी अब लेट नष्ट होती है और ये अपने स्थान पर बनी रहकर पोषण स्रावित करती है। तो अधिकांश प्लांट और ये टाइफा, क्या दिक्कत है, आप लिख भी सकते हैं, पर आपको केवल ये पॉइंट याद करने हैं बस, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं टैपिटम के कार्य की। कई बार आपसे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टैपिटम के कार्य बताइए, टैपिटम के कार्य। तो बहुत सिंपल से कार्य, देखिए 2 कार्य तो आपको बिल्कुल याद है। टैपिटम परत का एक तो काम प्रोटेक्शन करने का है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है,
लघु बीजाणुजन कोशिका को, और क्या प्रदान करती है, इनको पोषण प्रदान करती है। दो कार्य तो सिंपल है। तीसरा और चौथा काम सुनिए। तीसरा काम है ये कैलेज एंजाइम का स्रावण करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप कैलेज एंजाइम का केवल नाम याद रखिए। मैं आगे अगले जो लेक्चर हैं उनमें एक बहुत अच्छा टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस कैलेज एंजाइम के कार्य को एक्सप्लेन करूंगा वहीं उसी जगह पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कोई कैलेज एंजाइम होता है जिसका स्रावण हमारी टैपिटम करती है। नहीं, श्योर रहिए, मैं जो कहता हूँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट या टॉपिक नहीं है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ, ठीक है। हर पॉइंट को बताऊँगा लेकिन समय पर, ठीक है, समझ रहे। हाँ, कल या परसों आ जाएगा ये टॉपिक तो बताएंगे उसको ना, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब पोलन किट क्या है? पोलन किट का निर्माण भी करता है कौन? ये। तो पोलन किट में छोटा सा आपको बता देता हूं कि परागकणों के ऊपर एक तेलीय परत होती है, उस तेलीय परत को हम बोलते हैं पोलन किट। और इस पोलन किट का काम क्या होता है कि परागकण की परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करती है। इस टॉपिक को भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वहां और ज़्यादा अच्छा समझेंगे इसको। तो फिलहाल आप इसके कार्य याद कर पाएंगे? समझा मैं दूंगा, अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में समझा दूंगा लेक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, कैलेज एंजाइम का स्रावण करती है और ये पोलन किट का निर्माण भी करती है। तो ये हमारी कंप्लीट है थ्योरी किसकी? लघु बीजाणु धानी की संरचना की, परागकोश भित्ति की। अब मेरी कल वाली बात पे आइए। अब मैं कितने टाइम से इसको बातें बता रहा था, मैं आपको ये बात तो अब मैंने इतना यहाँ पे लिखा, तो इतना लिखते समय आप भूल जाएंगे कि हमें लघु बीजाणुजन कोश का जो इसका दूसरा पार्ट है उसके बारे में भी बात करनी है। अब आप समझ पा रहे हैं मैंने कल आपसे क्यों कहा था? क्योंकि जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आप समझेंगे कि भाई हाँ टैपिटम हो गया, यहीं पे हमारी बात खत्म हो गई, और आप दूसरा जो इसका पार्ट है जिसको हम लघु बीजाणुजन कोश का कहते हैं उसको हम भूल जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमें उसको नहीं बोलना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं इसका रिवाइज करा दूं, अभी ये लिखा हुआ है तो ना, देखिए परागकोश भित्ति यदि हम परिधि से केंद्र की तरफ तले तो 4 परत होती हैं। पहली परत होती है एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडल, चौथी टैपिटम। एपिडर्मिस की बात करें तो बाहर की परत होती है जो सिंगल होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। वही बात मैं एंडोथीसियम की करूं तो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है, सिंगल लेयर होती है, और इसकी आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के जमा हो जाने से कौन सी पट्टियां बन जाती है? रेशेदार पट्टियां बन जाती है, जिनकी शेप क्या होती है? यू शेप होती है। और ये कैसी प्रकृति की होती है? ये हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति की होती है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, जिस कारण ये परागकोश के स्फुटन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। और एंडोथीसियम की कोशिकाओं में जहां पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता वहां क्या बन जाते हैं? स्टोमियम बन जाते हैं, और इन्हीं स्थान से परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है, डिहेसियंस होता है। बात करें मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर एंडोथीसियम के नीचे की परत जो 1 से 3 पतली भित्ति वाली परत होती है, जो कैसी है? अल्पकालिक होती है, अर्थात सबसे पहले नष्ट होने वाली ये परत है। फॉर नीट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें टैपिटम की, तो सबसे आंतरिक विशिष्ट परत होती है जो लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेरे रखती है, और ये परिपक्व अवस्था में कैसी होती है? मल्टीन्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइडी। मल्टीन्यूक्लिएट का रीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जबकि पॉलीप्लॉइडी का रीजन क्या होता है? एंडोमाइटोसिस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पोषण प्रदान के आधार पर कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अमीबी और शराबी। अमीबी जो होती है वो टाइफा प्लांट में होती है, जो अमीबा की तरह चलकर सबसे पहले नष्ट होकर लघु बीजाणु के बीच जाकर पोषण प्रदान करती है। जबकि यदि मैं शराबी ग्रंथि की बात करूं, शराबी या ग्रंथिल टैपिटम की बात करूं, तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें ये लेयर पाई जाती है टैपिटम, जो शीघ्र नष्ट नहीं होती और अपने स्थान पर बनी रहकर ही पोषण स्रावित करती है, जिसे लघु बीजाणु ग्रहण करते हैं। बात करें इसके कार्य की, तो पोषण प्रदान करती है, प्रोटेक्शन करती है, कैलेज एंजाइम का स्रावण करती है, और फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। तो ये आपको भाई बात याद रखनी, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दूंगा। अब हम छोटी सी बात और कर लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक ऐसा है, मैंने कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाँ सुनिए भाई, तो अब मैं लघु बीजाणुजन कोशिका की छोटी सी बात है उसके बारे में, तो ना सेकंड जो इसका पॉइंट था, लघु बीजाणु
जनकोश का। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या लिखना है कि टैपिटम परत के द्वारा घिरी हुई कोशिकाओं के समूह को, टैपिटम परत के द्वारा घिरी हुई कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनकोश का बोलते हैं, जो आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको इतना याद रखिए, कल के लेक्चर में हम यहीं से बात करेंगे कि आखिर ये लघु बीजाणु जनकोश का कैसे 4 लघु बीजाणु बनाती है। तो अभी मैं फिलहाल आपको इतना अच्छा इसको नहीं समझा रहा हूँ, परिभाषा याद कर लीजिए, कल मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, तो उसमें हम इसको वापस रिवर्स देखेंगे, रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम एक डायग्राम पे आ जाते हैं, अपने डायग्राम की ओर बात कर लेते हैं। एक डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये डायग्राम तो आप बना ही लेंगे। आपकी किताब में मैंने आपके नोट्स में 3 प्रकार के डायग्राम बनाए, एक पूरा परिपक्व परागकोश है, तो ये तो परिपक्व परागकोश हो गया। अब मैं केवल एक लघु बीजाणु धानी को जूम करके बना देता हूँ, तो सुन सिंपल सा समझना आप। देखिए ये भाई पहली लेयर हो गई। ठीक है, पहली लेयर, ये सेकंड लेयर, ये लघु बीजाणु की भित्तियों को दर्शाता हुआ चित्र है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यदि आपसे लघु बीजाणु धानी की संरचना वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको जो डायग्राम बनाना है, जो ये वाला डायग्राम बनाना है जिसको मैं अब बना रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कलर्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं तो ठीक है, वरना हाँ दिख रहे हैं यार, है ना, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं आपको, कोई बात नहीं। ये मल्टीन्यूक्लिएट बना दी मैंने, बहुत सारे केंद्रक इसमें बना दिए। ठीक है, देखिए भाई, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है वो एक लघु बीजाणु धानी का भित्ति को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है। ये चारों भित्तियों को शो कर रहा है। देखिए सबसे पहली जो भित्ति है वो एपिडर्मिस है। बताइए ये जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है वो सिंगल लेयर है ना, अकेली परत ही तो है, तो इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे थोड़े रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम लेयर। एंडोथीसियम ये भी बिल्कुल सिंगल है। अब देखिए येलो कलर से मैंने 2 लेयर बनाई हैं, क्योंकि मैंने कहा था जो मिडिल लेयर होती है वो 1 से 3 परतों वाली परत है, तो मिडिल लेयर मैंने 2 लेयर बना दी। अब आपको क्लियर नजर आ गया होगा अंतर। थोड़े इस बैंगनी जो पर्पल कलर में है, पर्पल बोल रही थी, रंगों का मुझे इतना कोई खास नॉलेज नहीं है, शायद पर्पल ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा, मेरे हिसाब से शायद पर्पल है, नहीं है क्या? मुझे बताना भी भाई कमेंट में, पर्पल ही है क्या ना। चलिए, तो ये जो ये है इसको हम बोलते हैं टैपिटम लेयर। क्या बोलते हैं भाई? टैपिटम लेयर। तो 4 भित्तियां आपको नजर आ रही हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हमारी लघु बीजाणु जनकोश का है, या आपको माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स भी आप इसको बोल सकते हैं, लघु बीजाणु जन कोशिका, ये वाला पूरा पार्ट। अब सुनिए मेरी बात, बिल्कुल सेंटर में ये लघु बीजाणु जन कोशिका आएगी। हाँ भाई, लघु बीजाणु धानी तो इस प्रकार है ना, पूरी गोल मटोल है, ऐसे इस प्रकार है। अब आपको समझ में आ गया? ये चारों लेयर बिल्कुल ऐसे ऐसे घूम जाएंगी और सेंटर में आ जाएगी हमारी कौन? ये लघु बीजाणु जन कोशिका। ये क्लियर समझ में आ गया आपको डायग्राम? ठीक है, तो ये वाला डायग्राम है वो आपको बनाना है यदि आपसे लघु बीजाणु धानी की संरचना पूछी जाती है। और तो ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे आराम से ना। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है,
ठीक है। आपसे पूछेगा कि भित्ति प्रदर्शित करते हुए लघु बीजाणुधानी का चित्र बनाइए, तो कहने का मतलब है यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, तो आपको ये वाला डायग्राम मोस्ट वन बना के चलना है। अब एक स्फुटित परागकोश का है, उसे आप बना के देख लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक ऐसा परागकोश है जिसका स्फुटन हो चुका है और उसमें से परागकण निकल रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये था आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें मेहनत और करना भाई, प्रैक्टिस तो हर चीज़ की ज़रूरी है। मेरे समझाने से ही कुछ नहीं होगा, मैं कोई जादूगर तो है नहीं कि जो मैं एक बार समझाऊँ और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, अधिकांश आपकी 60-70% आ जाता है, लेकिन फिक्स आपके दिमाग में तब होगा जब आप उसको उसी समय रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब। तो ये आज का लेक्चर था, कल हम इससे आगे की बात करेंगे, तो ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। तो बाकी बातें करते हैं कब? कल। ओके।